नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी दिल्ली से एक खबर है जहां लड़की से दरिंदगी का मामला सामने आया है। बता दें कि सुल्तानपुरी थाने के बाहर इस पूरे मामले को लेकर अब प्रदर्शन किया जा रहा है। थाने के बाहर लोगों का भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। लोगों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। सुल्तानपुरी थाने के सामने एफएसएल की टीम पहुंची है। वहीं स्कूटर कार की फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली के कंझावला में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को एक्सीडेंट के बाद एक युवती गाड़ी के नीचे फंस गई थी और 7-8 किलोमीटर तक वो घसीटती ही चली गई। इस घटना में युवती की मौत हो गई और उसके शरीर से सभी कपड़े फटकर उतर गए थे। बाद में युवती की लाश नग्न अवस्था में पाई गई। पुलिस ने कार सवार 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में आगे की जांच पड़ताल अब की जा रही है। तो ये बड़ा एक दिल दहला देने वाला मामला आया है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां लड़की से दरिंदगी का ही पूरा मामला सामने आया और इसी पूरे मामले को लेकर अब जो लोग हैं उनका यहां पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। राजधानी में सुल्तानपुरी थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। भारी संख्या में लोग यहां मौजूद हैं और पुलिस के साथ भी यहां लोगों की झड़प हुई है। बता दें कि थाने के बाहर एफएसएल की टीम भी पहुंची है और इसके साथ ही जो घटनास्थल पर स्कूटर और कार थी और उसकी फॉरेंसिक जांच भी अब की जाएगी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये राजधानी दिल्ली से हैं। 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लोगों का आक्रोश जो है वो सड़कों पर अब देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीर ये उस घटना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और तीसरी तस्वीर अब जो जांच पड़ताल है वो शुरू की जाएगी इस पूरे मामले में। घटना तो बस इतनी देखी, इतना ही बता रहा था मेरे को कि मम्मी लड़की घसीटी हुई जा रही थी। अच्छा। बस और थोड़ी दूरी पे पुलिस वाला भी था, मैंने वो बोला था उसको, वो खाना देने जा रहा था। आपका बेटा? हाँ। क्या काम करता है वो जोमेटो में खाना डिलीवरी करता है वो। तो उतनी रात में किसी को खाना देने जा रहा है? हाँ, रात की ड्यूटी करता है वो। कितने बजे की बात? ये मुझे नहीं पता कितने बजे की बात है, ये तो मेरा बेटा ही बता सकता है। तो अभी आपका बेटा कहाँ है? मेरा बेटा पूछताछ के लिए बुलाया है यहाँ पे। और देखिए, जम्मू के राजौरी में डांगरी गांव में सुबह आईईडी ब्लास्ट हुआ है। एक बच्ची की इसमें मौत हो गई और 5 लोग घायल हैं और इनमें से एक की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि धमाका उन 3 घरों में से एक में हुआ है जहां रविवार शाम आतंकवादियों ने फायरिंग की थी। इस आतंकी हमले में 4 हिंदुओं की जान चली गई है और 7 घायल हैं। एडीजीपी मुकेश सिंह ने कहा कि पुलिस ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। एनआईए की टीम भी यहां जांच करेगी। एक आईईडी मिला था, उसे इलाके से हटा दिया गया है। सर्च ऑपरेशन फिलहाल इलाके में चल रहा है और आशंका ये जाहिर की गई है कि रविवार शाम फायरिंग के बाद ही आतंकवादियों ने घर में आईईडी रख दिया होगा, जिसके बाद आज इस आईईडी में ब्लास्ट हुआ। डांगरी में हिंदुओं की हत्या के विरोध में प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इसके खत्म होने के कुछ देर बाद ही एक घर में धमाका हुआ और फिर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। लोगों ने बताया कि रविवार शाम आतंकवादी आए और लोगों को घरों से बाहर निकाला गया। वो सभी का आधार कार्ड देख रहे थे। इसके बाद उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। ये 3 तस्वीरें भी हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जिस घर के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया था वहीं पर आईडी लगी हुई थी और पूरी प्लानिंग थी कि आज वहां पर डेड बॉडी के ऊपर लोग आएंगे। यहां पर 200-300 लोगों को मारने का प्लान था। अभी ब्लास्ट हुआ और इस घर के 2 बंदे और मर गए और 3 घायल हो गए और इतना फेलियर है, हम क्या कहें। यहाँ आर्मी, पुलिस, रात के सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी एक आईडी ब्लास्ट हुआ है। भाई साहब, हम आज कुछ भी कहने के कंडीशन में नहीं है। अभी ब्लास्ट हुआ है, वो छोटा सा बच्चा था, 8 साल का, 5 साल का बच्चा था, 6 साल का। वो बच्चे का जो सिर था, पूरा उसका सिर जो था मेरे हाथ में रहा। बच्चे का पूरा शरीर उड़ गया, बच्ची का पूरा शरीर उड़ गया। रात को हम इस घर पे आए थे, यहाँ से हमने डेड बॉडी निकाली एक।
रात को यहाँ पे एक डेड बॉडी निकाली। अभी जो हादसा हुआ उसका अभी यहाँ ब्लास्ट हुआ है, हम भी चौक में थे, हम यहाँ नहीं थे, हम यहाँ आए, हमने आके यहाँ डेड बॉडियां उठाई। एक बच्चा बिल्कुल डेड हो गया, लड़की डेड हो गई, 3 को भेज दिया एम्बुलेंस आर्मी वाली में डाल के। कि कल की जो घटना हुई है उसके बाद स्वाभाविक बात है कि वहां पर लोगों का आना जाना रहता है, ऑफिसर्स का आना जाना रहता है, सुरक्षा बलों का आना जाना रहता है, क्योंकि उस ऑपरेशन के लिए वहां पर स्वाभाविक बात है लोग पहुंचेंगे। और उन्होंने दोबारा आईडी ब्लास्ट करके घर के पास जिस प्रकार से खिड़कियां उनकी टूटी हैं, लकड़ी के नीचे उस ब्लास्ट को आईडी को रखा गया था, तो ये भी जानकारी मिली है। कुछ लोगों को हताहत होने की जानकारी है और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। अभी ऑपरेशन चल रहा है, मुझे लगता है कि जल्द इसकी जो खबर है वो सामने आएगी। तो चिंता का विषय है और सुरक्षा बल इस पर दूर दूर तक छानबीन कर रहे हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। कुछ समय के बाद हो सकता है कि पूरी जानकारी वहां पर हो कि किस प्रकार का हुआ है, लेकिन आगे से अलर्ट रहना बहुत जरूरी हो गया। देखिए, ये एक लगता है प्लान्ड अटैक है आईएसआई का, और अब आईएसआई ने ये सोचा है कि कश्मीर घाटी के अंदर तो मिलिटेंसी खत्म हो रही है, तो यहाँ पे जो है एक हिसाब से मिलिटेंसी रिवाइव की जाए और हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जाए। ये एक प्री प्लान्ड एक अटैक है, क्योंकि वहाँ पे जो मिलिटेंट थे उन्होंने जो खबरें आई हैं, उन्होंने आधार कार्ड देख के शनाख्त करके और फिर गोलियां चलाई हैं उन घरों के ऊपर। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो महकमा है सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का, उसमें कहीं ना कहीं कोई डिस्कनेक्ट है, क्योंकि ये भी पता लगा है कि उन्होंने जो वीडीसी जो है उनसे जो है हथियार ले लिए थे और उनको वापस नहीं दिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नए साल की शुरुआत में ही पाक तस्कर अपने नापाक मंसूबों पर उतर आए हैं। पंजाब बॉर्डर पर रात में एक बार फिर से पाकिस्तानी तस्करों ने ड्रोन को भेजा, लेकिन आवाज सुनने के साथ ही जवानों ने फायरिंग करके उसे खदेड़ दिया। सुबह होते ही इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू करवाया गया और जानकारी ये भी मिल रही है कि पाकिस्तानी तस्करों ने गुरदासपुर के अंतर्गत आती कमालपुर चौकी में ड्रोन भेजा है। रात 10:10 पर बीएसएफ जवानों ने ड्रोन की आवाज सुनी, जिसके बाद जवानों ने ड्रोन की आवाज की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। चंद मिनटों के बाद ड्रोन की आवाज पाकिस्तान की तरफ लौट गई। सुबह होते ही बीएसएफ के जवानों की तरफ से एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। अधिकारियों का कहना है कि सर्च पूरी होने से पहले ही अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक कुछ भी संदिग्ध फिलहाल नहीं मिला है। और देखिए, यूपी में ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर जिले में थाना दादरी क्षेत्र के कैमराला गांव के पास ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर सुबह 35 वर्षीय एक महिला का लहूलुहान शव मिला है। थाना दादरी के प्रभारी निरीक्षक उमेश बहादुर सिंह ने बताया कि आज सुबह थाना पुलिस को कैमराला गांव के पास ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर 35 वर्षीय महिला का लहूलुहान शव पड़ा होने की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि महिला का सिर, हाथ, पैर बुरी तरह से कुचले हुए हैं। ये भी बताया गया है कि शव की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि महिला सड़क पार करते समय किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई हो। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि महिला की हत्या कर शव हाईवे पर फेंका गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इधर हरियाणा के गुरुग्राम के IMT मानेसर की एक कंपनी में भीषण आग लग गई। जूते चप्पल की फैक्ट्री में ये आग लगी है और ये आग इतनी भयानक थी कि आग में जलकर लाखों का सामान राख हो गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तस्वीरें देखिए आप, ये आपके टीवी स्क्रीन पर आप दिखा रहे हैं। फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है मानेसर में, और देखिए कितनी भीषण ये आग लगी है। काला गुब्बार यहाँ पर उठता हुआ नजर आ रहा है और आग भी कितनी भयानक नजर आ रही है। जूते चप्पल की ये फैक्ट्री थी जिसमें इतनी ये भीषण आग लगी है और आग में जलकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि लाखों का सामान जलकर राख हो गया होगा। आग की सूचना जैसे ही मिली तो दमकल की टीम पर मौके पर पहुंची हुई है और फिलहाल आग किन कारणों से लगी इसकी कोई जानकारी सामने नहीं मिल रही है। और वहीं महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एक पॉलीफिल्म फैक्ट्री में भी भीषण विस्फोट हुआ है। विस्फोट के बाद फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 17 लोग घायल हुए हैं।
घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और सीएम ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही हादसे में घायल लोगों के इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। और देखिए, कर्नाटक के बेलगावी में एक लड़की और कार से कुचले जाने के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस के मुताबिक बेलगावी जिले के शिवनूर गांव में रविवार को एक कार की चपेट में आने से 8वीं कक्षा की एक छात्रा की मौत हो गई। बताया जाता है कि इसी मौत पर लोगों का गुस्सा फूटा है और अब जमकर विरोध प्रदर्शन जो है वो यहां पर किया जा रहा है। और चलिए अब बात करेंगे सुसाइड से सनसनी की। बेंगलुरु में एक 47 साल के एक शख्स ने खुद को ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली। व्यक्ति की लाश एक कार में मिली है। मौके से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। इसमें उसने साफ तौर पर यह लिखा है कि बीजेपी के विधायक सहित 6 लोगों ने उसका उत्पीड़न किया, इसी वजह से उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। व्यक्ति की पहचान भी प्रदीप के रूप में हो चुकी है। अभी तक ये जांच में नहीं पता चला है कि प्रदीप ने 2018 में बेंगलुरु के एक क्लब में 1.2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। अपने सुसाइड नोट में उसने ये भी बताया कि 2 लोगों ने उससे वेतन सहित हर महीने 3 लाख रुपए वापस करने का वादा किया था। कई बार मांगने के बाद भी गोपी और सौम्या ने उसे पैसे वापस नहीं दिए। सुसाइड नोट में यह भी कहा गया है कि प्रदीप को ब्याज चुकाने के लिए कई लोन लेने पड़े और भुगतान करने के लिए अपना घर और जमीन तक बेचनी पड़ी। और देखिए, केंद्र सरकार ने 2016 में काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए अचानक से नोटबंदी का ऐलान किया था। आज सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय में अलग अलग 58 याचिका दाखिल की गई। इसको लेकर सरकार ने इसे खारिज करते हुए केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी है। जज ने ये कहा कि नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही है और आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी के फैसले में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती है और आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सरकार का फैसला एकदम सही है। इस प्रक्रिया में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उनको 6 क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया और उन्होंने सारे क्वेश्चंस को नोटबंदी के फेवर में डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 26(2) की पावर है वो बाकायदा उसके अंदर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई, और रिकमेंडेशन आरबीआई का इस मैटर में उनके हिसाब से 4 जजेस के हिसाब से पाया गया। उन्होंने कहा कि ये जो एक्सरसाइज पावर का एक्सरसाइज हुआ है ये प्रॉपर है और कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है इसमें। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, चूंकि आप इस पूरे कानूनी पहलू को समझते हैं, क्या कहेंगे इस पूरे फैसले पर? मैं समझता हूं कि जहां तक कानूनी विवाद है इस फैसले के मुताल्लिक, आज देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद वो विवाद खत्म होना चाहिए। इस विवाद को अगर विपक्ष आगे बढ़ाना चाहता है तो पॉलिटिकल तौर पर वो आगे बढ़ा सकता है, ये ऑपोजिशन पार्टीज के विवेक के ऊपर है। मगर आपने जो मुझसे सवाल किया कि कानूनी जो बहस थी इसके मुताल्लिक, आज वो खत्म हो गई है। अनलेस कोई क्यूरेटिव पिटीशन डाले या रिव्यू पिटीशन डाले, मगर मुझको लगता नहीं कि उसमें फैसले में कोई लंबा चौड़ा बदलाव होने की। सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उस समय बड़ी कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां हुई, लेकिन एक बड़े काम को पूरा करने के लिए इस प्रकार के फैसले लेने पड़ते हैं। सर, आपका कोर्ट क्या है? ये तो बिल्कुल प्रोपोजिशन करेक्ट है कि कभी कभी बड़े फैसले जब लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को कठिनाई होती है। मगर एक सवाल आज भी खड़ा है कि क्या वो जो मुद्दे थे, क्या जो लक्ष्य थे डिमोनेटाइजेशन के, काले धन पर रोक लगाना, करप्शन खत्म करना, क्या वो मुद्दे
हम अचीव कर सके हैं कि नहीं, क्या वो ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर सके हैं नहीं, ये सवाल तो देश के सामने है। और इसको लेकर अगर विपक्ष कोई बात करना चाहे तो वो विपक्ष के विवेक के ऊपर है। सवाल आज के जजमेंट के बाद ये है कि कानूनी विवाद अब इस पर खत्म होना चाहिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगाई है सरकार के इस फैसले। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार जी थे जिन्होंने साफ तौर से कहा कि कहीं न कहीं जो कानूनी सवाल फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ रहा था, जिस पर सवाल ये था कि क्या केंद्र सरकार ने 2016 में जो नोटबंदी को लेकर एक बड़ा सवाल यानी कि जो फैसला लिया क्या वो सही है या नहीं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने उस पर एक बड़ा मोहर लगाते हुए केंद्र सरकार को क्लीन चिट प्रदान कर दिया है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे और इस बीच ही राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से राजस्थान के दौरे पर रहने वाली हैं। 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जयपुर में दौरे के मद्देनजर बता दें कि रिहर्सल भी की जा रही है। कल सुबह राष्ट्रपति के जयपुर आने का कार्यक्रम है। राजभवन में संविधान पार्क का वो उद्घाटन करेंगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से राजस्थान के दौरे पर रहने वाली हैं। 2 दिन के लिए राजस्थान के दौरे पर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जयपुर में इस दौरे के मद्देनजर एक रिहर्सल भी की जा रही है। कल सुबह राष्ट्रपति का जयपुर आने का कार्यक्रम है। बता दें कि राजभवन में संविधान पार्क का भी वो उद्घाटन करने वाली हैं। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। कल से 2 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उस हादसे की जिससे आज राजस्थान दहल उठा है। पाली में एक रेल हादसा हुआ है। इस घटना स्थल पर बता दें कि अब जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव वो आने वाले हैं। शाम 6 बजे अहमदाबाद से वो मारवाड़ जंक्शन पहुंचेंगे और पूरे जो घटना स्थल है उसका वो यहां पर जायजा लेंगे। बता दें कि राजकीय आवास गांव के पास जो घटना स्थल है जहां पर आज ये ट्रेन हादसा हुआ उसका रेल मंत्री जायजा लेंगे। घटना स्थल पर रेलवे के अधिकारियों से भी जानकारी लेंगे अश्विनी वैष्णव। वहीं डीआरएम गीतिका पांडे, जीएम विजय शर्मा इस दौरान उनके साथ मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। बड़ा अपडेट ये आपको बता रहे हैं इस वक्त का पाली रेल हादसे को लेकर। आज सुबह माफ कीजिएगा रात को 3:27 पर पाली स्टेशन आने से पहले मारवाड़ जंक्शन के पास ये हादसा हुआ था जिसमें 13 डब्बे जो थे सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन के वो पटरी से उतर गए थे और इसमें 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का इलाज चल रहा है और इस घटना के सामने आने के बाद, इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद लगातार ही सुबह से ही रेल मंत्री जो हैं पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हुए हैं और अब वो घटनास्थल का जायजा लेने खुद शाम 6 बजे अहमदाबाद से मारवाड़ पहुंचने वाले हैं। बता दें कि पाली बांद्रा टर्मिनल से चलकर जोधपुर आने वाली सूर्यनगरी एक्सप्रेस आज तड़के 3:27 पर हादसे का शिकार हो गई थी और सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए जिनमें से 3 डिब्बे पलट गए। घटना की सूचना पर रेलवे प्रशासनिक पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली गई। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। हादसे में 21 यात्री घायल हुए हैं जिन्हें पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां उनकी हालत सामान्य है और 17 घायलों को इलाज के बाद छुट्टी भी दे दी गई है। वहीं रेलवे द्वारा घायलों को आर्थिक सहयोग की घोषणा की गई है जिसमें गंभीर घायलों को 1 लाख रुपए तथा दूसरों को 25,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। हालांकि अभी तक हादसे के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। हादसे के बाद रेलवे और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं जिन्होंने ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान पहुंचाने की व्यवस्था की। कुछ यात्रियों को ट्रेन से जोधपुर के लिए रवाना किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी लगातार रेलवे के अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं और हादसे को लेकर पल पल की जानकारी वो ले रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे थे और देखिए अब रेलवे ट्रैक जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर भी अब जो कार्य है सुधारने का इसका जो कार्य है वो भी शुरू कर दिया गया है। पहले यहां पर बोगियां पड़ी थी उनको क्रेन की मदद से हटाया गया और अब जो ट्रैक है उसको शुरू किया जाएगा। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है आज शाम को अहमदाबाद से मारवाड़ जंक्शन आएंगे और इस पूरे घटनास्थल का
जायजा लिया जाएगा। आज सुबह देर रात की ये घटना है। 3:27 पर यह हादसा हुआ। सूर्य नगरी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो हादसे का शिकार हो गई थी। 13 डिब्बे पटरी से उतर गए थे और 3 डब्बे पलट गए थे। 21 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। हुआ है, पैसेंजर ट्रेन का हुआ है, तो इसको देखते हुए पूरी ही संवेदनशीलता के साथ और ईमानदारी से कोशिश की जा रही है। कॉम्पेंसेशन के हम लोगों के रूल्स निर्धारित हैं, पर उससे बढ़कर जैसे ऑनरेबल एमआर साहब ने इस बार ज्यादा करा है, तो जो माइनर इंजरीज हैं उसमें 5,000 की जगह 25,000 की बात हुई है, और जो ग्रीवस इंजरी है जो थोड़ी मेजर है, जिसमें हेयर लाइन कुछ प्रॉब्लम है या फ्रैक्चर है, उसमें 1 लाख का कॉम्पेंसेशन दिया जा चुका है। और देखिए, सीकर में मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हो रहा है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी इसकी बिक्री नहीं रुक रही है। सीकर में चाइनीज मांझा से एक व्यक्ति की गर्दन कट गई। इससे गर्दन पर उसे गंभीर चोट लगी है और 7 टाके लगाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक सीकर का रहने वाला देवेंद्र अग्रवाल कल्याण जी के मंदिर के पास जा रहा था। इसी दौरान गले में उसके मांझा फंस गया। इस वजह से उसके गले पर गंभीर चोट लग गई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। कल्याण जी के मंदिर से आगे रामला मैदान की साइड में तो अचानक से मेरी डोर आई गले में, वो गले को चीरती हुई निकल गई। फिर मैंने रुक के रुमाल बांध के हॉस्पिटल में लेके आया मेरे को। कौन सी डोर थी? ये प्लेन थी कोई? चाइना वाली डोर थी, वो पकड़ने में टूटी भी नहीं, वो गले में फंस गई। तो कितने टांके आए? क्या 7 टांके आए सर। और देखिए, राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ने सीएम अशोक गहलोत को फर्जी खिलाड़ी और खेल संघों की जांच के संबंध में पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से फर्जी खेल संगठनों और फर्जी लोगों की ओर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ लोगों से पैसा लेकर मेडल बांटने का खेल हो रहा है, उसके कारण वर्षों से मेहनत करके अपना मुकाम बनाने की कोशिश करने वाले खिलाड़ियों पर विपरीत असर पड़ रहा है। पंजाब के एनजीओ द्वारा राजस्थान की महिला प्रिया सिंह को मिस वर्ल्ड बॉडी बिल्डर घोषित करने के मामले की जांच की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। इस पत्र में फर्जी खिलाड़ी और खेल संघों की जांच के संबंध में शिकायत दी गई है। फर्जी खेल संघों को प्रतिबंधित करने की मांग यहां पर जो है वो की जा रही है। और बता दें कि पंजाब के एनजीओ द्वारा राजस्थान की महिला प्रिया सिंह को मिस वर्ल्ड बॉडी बिल्डर घोषित करने के मामले की जांच की भी मांग यहां पर की जा रही है। बड़ी खबर ये इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फर्जी खिलाड़ी और खेल संघों की जांच के संबंध में एक पत्र लिखा है। इस पत्र में लिखा है, और चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी से मंडौर रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। स्टेशन पर आरटीडीसी और पर्यटन विभाग द्वारा उनका स्वागत किया गया। राठौड़ कायलाना विजिट करेंगे। ये रेलगाड़ी जैसलमेर से आ रही थी, जिसमें 53 देशी और विदेशी यात्री हैं। राठौड़ इसी ट्रेन से दोपहर 3 बजे मंडौर रेलवे स्टेशन से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। और देखिए, वर्ल्ड फेमस मरु महोत्सव 2023 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस साल की थीम है ऐतिहासिक, आधुनिक, काल्पनिक। इस बार मरु महोत्सव 3 से 5 फरवरी तक आयोजित होगा। हर बार की तरह इस बार भी 3 दिवसीय मरु महोत्सव का आगाज जैसलमेर में किया जाएगा। डीएम टीना डाबी के मुताबिक इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए विशेष आयोजन हो रहे हैं। बता दें कि 3 फरवरी को मरु महोत्सव का आगाज आरती और शोभा यात्रा से किया जाएगा। पहले कहते थे कला, संस्कृति और धरोहर की धरती, अब कहेंगे ऐतिहासिकता, आधुनिकता और काल्पनिकता की भूमि। मैडम, किस तरह पूरी परिभाषा को बदल दिया 2023 का मरु महोत्सव, क्या कुछ रहने वाला? बिल्कुल, इस बार कोशिश यही है। हमने आज ही अपना पूरा 3 दिवस का एक्टिविटी कैलेंडर लॉन्च किया। हमने अपना थीम लॉन्च किया है और उसका पर्पस ये है कि इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम मीडिया द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा इसका प्रमोशन हो, कि पर्यटक आकर्षित हो और वो जैसलमेर का टूर बनाए इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। सबसे बड़ी बात देखने को मिली है, सेलिब्रिटी नाइट्स जो है उन्हें कॉम्बिनेट किया गया, लोकल पब्लिक को जोड़ा जा रहा है। बहुत पहले, मतलब एक लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे 2 महीने पहले हम डेजर्ट फेस्टिवल का नाम सुनेंगे। क्या लगता है कितना रिच होने वाला है? ये बिल्कुल हमारे पूरे प्रयास रहेंगे राजस्थान टूरिज्म के और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जैसलमेर
कि पूरे बहुत सिंसियर एफर्ट्स रहेंगे कि हम एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस इस बार ऑफर करें। हमने जो पहले से कन्वेंशनल चीजें जो हम डेजर्ट फेस्टिवल में करते थे वो तो हमने करी ही हैं, काफी नए एडिशंस भी जोड़े हैं, जैसे कि हम इस बार चाह रहे हैं कि एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन हो कि जैसलमेर पहले जमाने में कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है वो भी हम दर्शकों को दिखा पाएं। आर्ट कैंप्स कराएं, एस्ट्रो टूरिज्म करें, तो ये कुछ न्यू फीचर्स भी इस बार हम इंट्रोड्यूस करेंगे और जो हमारे ऑलरेडी चलते हुए जो यहाँ के मुख्य अट्रैक्शंस है उससे भी दर्शकों को रूबरू कराएंगे। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18।